वी हैव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? इज द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। तो बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर रहे हैं नॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस में। These precursors include lactose, pyruvate, glycerol, citric acid cycle, intermediates and some amino acids, जिनको हम ग्लूकोजेनिक अम्यूनो एसिड्स कहते हैं। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो प्लांट्स में, वो एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है वो बनाती है 3 या 4 कार्बन के प्रिकर्सर्स, बट नॉट फ्रॉम द 2 एसिटिल कार्बन ऑफ एसिटिल CoA। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो 3 या 4 कार्बन के प्रिकर्सर्स बना रही है, लेकिन वो नहीं बनाती है क्या 2 एसिटिल कार्बन, acetyl coenzyme CoA के। So animal cells have no way to convert acetyl CoA to pyruvic acid or oxaloacetic acid। तो इसीलिए जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है वो पायरुवेट और ऑक्सैलो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो अनलाइक एनिमल, प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट एसिटिल कोए derived from फैटी एसिड ऑक्सीडेशन टू ग्लूकोज। तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है कि वो एसिटिल को पायरुवेट में बदल दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसिटिल कोए को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं ग्लूकोज में फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से। तो हमारे पास हमें एक साइकिल दी हुई है। तो ये क्या है, मैमल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो लिवर में होता है और कुछ इसका जो कुछ स्मॉलर एक्सटेंट है वो किडनी में भी होता है। तो ये जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है उसमें जो लिवर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 85 से 95% और जो ग्लूकोज है उसके फॉर्मेशन में, उसको बनाता है ड्यूरिंग स्टारवेशन। यानी कि जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, बहुत स्टार्व कर रही हो हमारी बॉडी, भूख लग रही हो इन द सेंस कि ग्लूकोज है ही नहीं, बिल्कुल ग्लूकोज ख़त्म हो रखा है शरीर में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एसिडोसिस की प्रोसेस है, तो किडनी ये कैपेबल होती है ग्लूकोज बनाने में एंड देन में कंट्रीब्यूट अप टू 50% ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्ड। तो उस टाइम पे जो है किडनी क्या कर सकती है, 50% ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकती है। सिंस इन दिस कंडीशन द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द लिवर डिक्रीजेस कंसिडरेबली। तो उस टाइम पे जो है हम ये कहेंगे कि जो ये इसकी फॉर्मेशन है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हो रही है, ये जो है ये लिवर में क्या हो गई है, इसकी अमाउंट कम हो गई है। तो अभी बन कैसे रहा है, तो इसकी साइकिल कुछ ये है। मेजर जो प्रिकर्सर हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के, तो बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, अदर डेरिवेटिव से ग्लूकोज बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लैक्टोज लिया, लैक्टेट या कुछ भी अदर जो अम्यूनो एसिड है या फिर एनिलीन है, वो उसने पायरुवेट बनाया। फिर पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना, ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बना। उसके बाद कुछ स्टेप्स इसमें नहीं दिखाए हैं। उसके बाद क्या बनाना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये इस तरीके की होती है, ठीक है। और ये दोनों भी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो फिर ये फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना रहा है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना रहा है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना रहा है। उससे वापस फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन रहा है और ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये है। अब हमारे पास जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो ग्लूकोनियोजेनेटिक जो पाथवे है वो क्या है। सो ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस 7 स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड। तो इसमें 7 स्टेप होते हैं जो कि कैटेलाइज्ड होते हैं सेम एंजाइम से जो कि ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होते हैं।
दीज आर रिवर्सिबल। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, और वो स्टेप्स क्या होते हैं? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटना क्या होता है? एक मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, अगर फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में चेंज हो गया तो फिर वो वापस नहीं बन सकता, ठीक है। और जो उसमें एंजाइम यूज़ होता है वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। थर्ड है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट बाय पायरुवेट काइनेज। तो ये लास्ट स्टेप है जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें। तो ये 3 स्टेप जो हैं ये इरिवर्सिबल है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यानी कि पीईपी। जो पायरुवेट है उसको हम डायरेक्टली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। जो ये पायरुवेट है, यहाँ पे हमें दिया है पायरुवेट, इसको हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हमें पायरुवेट मतलब पायरुवेट काइनेज से तो हम क्या करते हैं, जो कन्वर्जन है उसको 2 रिएक्शंस से हमें और गुजारना पड़ता है जो कि बाईपास की तरीके से काम करती हैं। और ये जो इरिवर्सिबल पायरुवेट काइनेज वाला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, तो ये जो एनर्जी बैरियर है ये इन्वॉल्व करता है फॉस्फोराइलेटिंग पायरुवेट, जो कि पीईपी होती है, जो हमें चाहिए होती है एक्सपेंडिचर में एनर्जी के, जो दो फॉस्फेट बॉन्ड बने उसके। तो उसकी पहली रिएक्शन क्या होती है बाईपास की पायरुवेट काइनेज की? ये पायरुवेट को कन्वर्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और फिर कैटेलाइज्ड, और ये जो रिएक्शन, ये जो स्टेप है ये किससे कैटेलाइज्ड है? ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से कैटेलाइज्ड है। तो ये रिएक्शन जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। HCO3 नेगेटिव और ATP की प्रेजेंस में ये ऑक्सैलो एसीटेट और ADP और PI बना रही हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होती है, इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एलोस्टेरिक एंजाइम। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है और ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम इज बायोटिन, और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? बायोटिन है, विच फंक्शंस एज अ CO2 कैरियर। तो ये एक CO2 कैरियर की तरीके से काम करता है। जो बायोटिन है वो कोवलेंटली बॉन्ड है किसके साथ? एंजाइम्स के साथ, जो कि अमाइड लिंकेज से बनते हैं। मतलब जो अमाइड लिंकेज है वो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है, जो उसके साइड चेन्स हैं उनमें, और जो एप्सिलॉन अम्यूनो ग्रुप होता है उसमें जो एंजाइम है दैट इज़ लाइसिन रेसिड्यू, वो बनाते हैं बायोसाइटिन, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है also require both Mg2 positive and Mn2 negative for activity। तो अभी जो एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम हमें चाहिए होते हैं इसके लिए। जो एसिटिल को ए होता है वो एक एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरीके से काम करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का, और जो ये ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो क्या नहीं कर सकता? वो माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ नो ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सैलो एसीटेट। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के पास कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं है जो ऑक्सैलो एसीटेट को ट्रांसपोर्ट कर पाए। सो ऑक्सैलो एसीटेट फर्स्ट रिड्यूस टू malate by mitochondrial enzyme malate dehydrogenase at the expense of NADPH। तो सबसे पहले हम ऑक्सैलो एसीटेट को NADH के प्रेजेंस में मैलेट में चेंज करते हैं। फिर ये जो मैलेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है? छोड़ता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से, जो कि उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। जो साइटोसोल है वो क्या करता है? रीऑक्सीडाइज करता है ऑक्सैलो एसीटेट को, और फिर ये प्रोड्यूस करता है साइटोसोलिक NADH। उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है बाईपास की पायरुवेट काइनेज की, वो कन्वर्ट करती है ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और ये इसको कैटेलाइज करता है Mn2 पॉजिटिव आयन और PEP
कार्बो ऑक्सीकाइनेज तो प्रेजेंट ही होता है और ये रिएक्शन साइटोसोल में होती है। तो ऑक्सैलो एसिटेट पीईपी और CO2 में चेंज हो रहा है। सो इन मैन पीईपी कार्बोऑक्सीकाइनेज इज फाउंड इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। तो ह्यूमन बींग्स में ये जो पीईपी कार्बोक्सिनेज होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और साइटोसोल में भी मिलता है। लेकिन जो रैट और माउस होते हैं उनके लीवर में ये सिर्फ साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। और जैसे चिकन, पिजन और जो रैबिट है, यानी कि चिकन मतलब मुर्गी, पिजन मतलब कि क्या हो गया कबूतर, और रैबिट मतलब खरगोश, इनमें ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती हैं। ठीक है। इन दीज स्पीसीज देयर इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर मूविंग पीईपी आउट इन द साइटोप्लाज्म। तो इन सब में क्या है, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसकी मदद से जो पीईपी है वो साइटोप्लाज्म में मूव होता है। तो अब हमें एक ये क्या दिया, रिएक्शन दी है हमको ग्लाइकोलाइसिस की और ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो ये वाला जो स्टेप है ये क्या है, दोनों में रिवर्सिबल है मतलब। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे ATP लगा के हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कर रहे हैं और ये क्या इरिवर्सिबल है ये वाला। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, फिर ग्लूकोज 1,6 बाई फॉस्फेट बन रहा है। ATP और NADPH का खर्चा लग रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये उल्टी वाली क्या है, ग्लूकोजिनोलाइसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, और नीचे को पायरुवेट बनाने वाली क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। तो ये है। अब हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज का मतलब पीईपी का कन्वर्जन ग्लूकोज में। तो दिस पाथवे इज अपोजिट टू ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट मतलब अपोज करने वाला पाथवे है। इसमें पहले स्टेप में क्या होता है, जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है उसमें जो PEF1 होता है वो इन्वॉल्व होता है इरिवर्सिबल। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है एंजाइम, जिसे हम फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कहते हैं, एक्ट्स विदाउट यूजिंग ATP एंड कन्वर्ट्स फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये ATP के बिना यूटिलाइज किए ही कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, और इसको जो कैटालाइज करता है वो होता है हेक्सोकाइनेज, और यहाँ पे ATP चाहिए होती है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ये इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस के कन्वर्जन के टाइम पे क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए होता है और 6 फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए होता है, और यहाँ पे कोई भी ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमें एक एनर्जेटिक जो पाथवे है वो दिया हुआ है। इसमें 2 पायरुवेट है NADPH, हम 4 ATP यूज़ कर रहे हैं, 2 GTP यूज़ कर रहे हैं, 6 H2 को यूज़ कर रहे हैं, और तब जाके हमारे पास ग्लूकोज प्लस 2 NAD पॉजिटिव और GDP और ADP और 6 फॉस्फेट बच रहा है। ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल। तो ये क्या होता है, पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन मसल कैन अंडरगो ट्रांसअमीनेशन। तो जो पायरुविक एसिड है, जो पायरुवेट बना है हमारी मसल्स में ग्लाइकोलाइसिस के बाद, वो क्या कर सकता है, वो उसमें ट्रांसअमीनेशन हो सकता है और वो ग्लूटामेट को बना सकता है। ठीक है। लेकिन जो एलेनिन होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिवर में। तो अभी लिवर में जो एलेनिन है फिर वो अमाइन होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, और फिर यहाँ से ग्लूटामेट और पायरुवेट क्या होता है वापस यील्ड किया जाता है, और फिर जो पायरुवेट होता है इसको हम वापस से कहाँ ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में भेजते हैं और वहाँ से हम ग्लूकोज बनाते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज ग्लाइकोजेनिक मेटाबॉलिज्म। अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या है, सबसे पहले है ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर। जो ग्लाइकोजन है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। इसमें क्या है, बहुत सारे पॉलीमर हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के जो कि लिंक्ड हैं उसकी मेन लाइन के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ये जो ब्रांच है ये अराइज हो रही है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जो कि हर 10th रेसिड्यू में प्रेजेंट है।
जो ग्लाइकोजन है वो साइटोसोल में के ग्रेन्यूल में है, और इसमें क्या है, इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटालाइज की फॉर्मेशन करते हैं या यूज़ होते हैं। देन वी हैव ग्लाइकोजन स्टोरेज। जो मसल्स हैं और लीवर है उनमें जो मेजर साइट होती है स्टोरेज की ग्लाइकोजन की, एंड ऑल्दो इट्स कंसनट्रेशन इन द लिवर इज़ हायर। तो ये जो ग्लाइकोजन होती है इसका जो कंसनट्रेशन होता है लिवर में वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो कंसनट्रेशन होता है लिवर में ज़्यादा होने के कारण ये इसका जो मास होता है वो बहुत होता है स्केलेटल मसल्स में, जो कि स्टोर करता है और जो टोटल अमाउंट है ग्लाइकोजन की उसे जो लिवर है वो मोबिलाइज हो सकता है अपना, मतलब उसका जो ग्लाइकोजन है वो मोबिलाइज हो सकता है और फिर वो रिलीज़ करता है ग्लूकोज को, जो कि उसकी मतलब ग्लूकोज को अपनी रेस्ट ऑफ द बॉडी में। लेकिन जो मसल्स होती हैं वो सिर्फ किसे यूज़ करती हैं, ग्लाइकोजन को यूज़ करती हैं अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए। द नेक्स्ट विच वी हैव इज़ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। अब जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जो ग्लाइकोजन है इसकी सिंथेसिस क्या बनाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाती है, जो कि मेनली मसल्स में और लिवर में क्या होता है और स्टोर्ड होता है ये किसमें, टिश्यूज़ में, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के। तो अभी जो पहला स्टेप है ग्लाइकोजन सिंथेसिस का, इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। ये किससे कैटेलाइज्ड होता है, ये ग्लूकोम्यूटेज से कैटेलाइज होता है। G6P जो होता है ये आइसोमराइज होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। इसमें जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है ये एक्टिवेट होता है और इनेबल करता है जो ग्लाइकोजन का है इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म है यूरिडीन डाइफॉस्फेट की, ये जो यूडीपी ग्लूकोज होता है ये एक प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ये किसकी फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट की, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट की। तो अब ये जो रिएक्शन होती है ये कैटेलाइज करती है यूरिडीन डाइफॉस्फेट पायरोफॉस्फेराइलेज को। तो ये जो C1 कार्बन होती है, ये जो C1 कार्बन होती है वो ग्लाइकोलाइसिस की यूनिट की वो एस्टरीफाइड होती है और डाइफॉस्फेट मायोटी की फॉर्मेशन करती है। देन वी हैव एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज. So new glycol unit are added to the non-reducing terminals residue of glycogen. तो जो glycogen के terminals होते हैं which are non-reduced, हम जो non-reducing terminals होते हैं उनमें ये जो ग्लाइकोसिल की यूनिट होती है ये ऐड होती है। The activated glycosyl unit, that is UDP, glucose is transferred to the hydroxyl group of a C4 terminus of glycogen to form a अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये जो C4 टर्मिनस होता है ग्लाइकोजन का, ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो फॉर्म करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है एलोंगेशन की यूडीपी की, वो डिस्प्लेस होती है टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो ग्रोइंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है उसके। सो दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। तो ये जो रिएक्शन है जिस एंजाइम से कैटेलाइज होती है उसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज, और ये क्या होता है, ये की रेगुलेटर एंजाइम होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। सो यूडीपी माइनस ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन, it gives UDP and glycogen N+1 residue. Then glycogen synthase can add glycosyl reduces only if the polysaccharide chain already contain more than 4 residues. तो ये जो glycogen synthase है ये जब ऐड होती है ग्लाइकोसिल में तो ये क्या करती है, पॉलीसेकेराइड जो चेन है उसमें एक से मतलब जब 4 से ज़्यादा उसमें रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं तो ये इसको एक प्राइमर की ज़रूरत होती है इसके सिंथेसिस के लिए। द प्राइमिंग फंक्शन इज़ कैरीड आउट बाय ग्लाइकोजिनिन, अ प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। तो अब ये जो प्राइमिंग का जो काम है वो एक ग्लाइकोजिनिन एक प्रोटीन जो है वो करता है, और ये जो प्रोटीन है इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे से। देन ईच बियरिंग एन ओलिगोसेकेराइड, और हर एक इसमें क्या करता है, एक ओलिगोसेकेराइड कैरी कर रहा होता है इस अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोज यूनिट का।
जो कार्बन 1 है इस फर्स्ट यूनिट चेन का, उसका जो रिड्यूसिंग एंड होता है वो कोवेलेंटली अटैच्ड होता है स्पेसिफिक थायरोसिन से एक ग्लाइकोजेनिक यूनिट में। तो ये जो चेन फॉर्म हुई है हर एक सब यूनिट की ग्लाइकोजन कैटालाइज की, ये एडिशन में क्या करती है, 8 जो यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के, उसके जो पार्टनर होते हैं ग्लाइकोजन डाइमर के, और ये जो यूडीपी ग्लूकोज होता है वो डोनर होता है इसमें ऑटोग्लाइकोलेशन में। तो वो किसकी सिंथेसिस के बाद, ओलिगोसैकेराइड जो कि एक प्राइमर है, उसके सिंथेसिस के बाद जो ग्लाइकोजन है उसमें जो सिंथेज है वो टेक ओवर कर लेता है और फिर ये एक्सटेंड होता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच चेन्स। तो अब ब्रांच चेन किस तरीके से बनती हैं, वी हैव ग्लाइकोजन सिंथेस कैटलाइज ओनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन टू यील्ड अल्फा अमाइलोज। तो अब ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या करता है, ये सिंथेसिस को कैटलाइज करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, अल्फा अमाइलोज की अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करके। तो ये ब्रांचिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय सेपरेट एंजाइम कॉल्ड ब्रांचिंग एंजाइम। तो अब ये जो ब्रांचिंग है ये किस चीज़ से सेपरेट होती है, एक एंजाइम से सेपरेट होती है जिसका नाम ब्रांचिंग एंजाइम है। जो ब्रांचिंग एंजाइम है इसको हम अमाइलो 1,4 या 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसिल भी कहते हैं, और ये क्या करता है, ये 7 यूनिट्स को मूव कराता है अल्फ़ा 1,4 रेसिड्यू की ग्लाइकोजन चेन में, और ये क्या बनाता है, C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाता है। और इसमें क्या है, 4 जो रेसिड्यूज होते हैं वो अवे होती है इसकी जो चेन एग्जिस्टिंग है उससे। तो ये ग्लाइकोजन कोर है, ये क्या है, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम है, ये इसका नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग एंड है, और इसका ब्रांच पॉइंट है ग्लाइकोजन कोर का, और ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो ये जो ब्रांचिंग है ग्लाइकोजन की, जो ब्रांचेज हैं जो फॉर्म हो रही हैं इसके ट्रांसफ़र से 7 रेसिड्यू के, तो ये C6OH जो है इसकी ग्लूकोज के रेसिड्यू की सेम चेन की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे पास एक ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस दी हुई है, ये क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रही है जो कि एक्टिवेट किससे हो रही है, यूडीपी से हो रही है, जो क्या है, एक ग्लूकोज का क्या है, एक जो ग्लूकोज प्रिकर्सर की तरीके से काम करता है ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, एडीपी और एटीपी जो है इसमें एक कंज्यूम होती है, उसके बाद ग्लूकोम्यूटेज जो होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज करता है, और उसके बाद ये यूडीपी और ग्लूकोज में चेंज होता है, और फिर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफ़र है एंजाइम का, वो क्या करता है, इस ट्रांसफ़र में एक्टिव करता है शुगर को, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसको। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ग्लाइकोजन सिंथेस कैन ऐड अ ग्लूकोज रेसिड्यू टू अ ग्रोइंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ओनली इफ द ग्लूकोज चेन इज एट लीस्ट 4 यूनिट्स लॉन्ग, हाउ डज अ न्यू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल स्टार्ट। तो हमें एक प्राइमर चाहिए होता है इसको स्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद जो है ये जो ग्लूकोज है ये क्या करेगा, कोवेलेंटली अटैच्ड होगा ये टायरोसिन रेसिड्यू के साथ, और फिर ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजनिन है उसे यूज़ करेगा और यूडीपी और ग्लूकोज को ऐड करके अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्लूकोज रेसिड्यू का ये क्या करेगा, एक सेल्फ जनरेटेड प्राइमर जो है उसको ग्लाइकोजन का उसको सिंथेस करके एक्सटेंड करेगा। देन वी हैव ग्लाइकोनियोलाइसिस, यानी ग्लाइकोनियोलाइसिस की हमें प्रोसेस दी हुई है। तो ग्लाइकोनियोलाइसिस के टाइम पे क्या होता है, जो टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू होता है वो रिमूव कर देता है अल्फा टी ग्लूकोज के 1 फॉस्फेट को नॉन रिड्यूसिंग एंड से, जो क्या है, फॉस्फोराइलेट क्लीवेज है। अब ये जो रिएक्शन है ये कैटलाइज होती है एक एंजाइम से जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ये क्या है, ये एक डाइमर होता है जो कि आइडेंटिकल होता है 842 रेसिड्यूल सब यूनिट का। जो ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, वो फॉस्फोराइलेज करता है, वो अटैक करता है ऑक्सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में। जो पायरोडोसिल फॉस्फेट है वो एक असेंशियल कोफैक्टर होता है
इस ग्लाइकोजन की फॉस्फोराइलेज रिएक्शन में। तो ये जो कैटालाइज साइट होती है इसकी, इस पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पे पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये लिंक होता है लाइसिन 680 से के एंजाइम से। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये एक किसकी तरीके से एक्ट करता है, ये जर्नल एसिड कैटलिस्ट के तरीके से एक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये अटैक को प्रमोट करता है P1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के। जो ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज है वो किसमें रिपीटेडली एक्ट करता है और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड जो होता है ग्लाइकोजन का, उसमें ये जो तब तक करता है जब तक ये 4 ग्लूकोज रेसिड्यू तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ एन एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। ATP G6P और जो ग्लूकोज है वो एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर की तरीके से काम करता है और जो AMP है वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की तरीके से काम करता है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ये कोवेलेंट बॉन्ड के मॉडिफिकेशन को। अब जो ये ग्लाइकोजन है इसका N रेसिड्यूज जो है वो और फॉस्फेट के साथ मिलके क्या बनाता है, ग्लाइकोजन N-1 रेसिड्यू और G1P। तो हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है जो कि एक की एंजाइम है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में। और ये क्या करता है, ये कैरी आउट करता है इस प्रोसेस को खुद से। और इसमें क्या होता है, जो लिमिटेड एक्सटेंड होती है इसकी वो क्या होती है, अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है जो कि एक ब्रांच पॉइंट होता है और ये नॉन ससेप्टेबल क्लीवेज होता है फॉस्फोराइलेज का। तो ये जो फर्दर डिग्रेडेशन होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरेज का वो कैसे होता है, वो होता है तभी वो होता है जब ये जो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन एंजाइम है ये उसमें क्या करता है, एक्ट करता है, दैट इज़ ग्लूका ट्रांसफरेज। और ये क्या करता है, ये दोनों जो है ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ शो करता है। तो हमारे पास ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है और ये क्या है, अल्फा-1,6 लिंकेज। ये ग्लाइकोजन है और ये क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो ग्लाइकोजन 1 फॉस्फोरेज मॉलिक्यूल है। जब इसमें ट्रांसफरेज एंजाइम आ रहा है और इसकी डी ब्रांचिंग कर रहा है तो ये जो ब्रांच है ये इस तरीके से चेंज हो जा रही है। और फिर इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिड जो ग्लूकोज रिमूव हो गया इसमें से। तो जो अनब्रांच है वो अल्फा-1,4 पॉलीमर जो सबस्ट्रेट है वो फर्दर क्या हो रहा है, वो फॉस्फोराइलेज एक्शन कर रहा है। तो ये क्या है, ये पहले इसमें अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है हर एक ब्रांच में क्लीवेज के। वो क्या करता है, वो छोड़ता है 4 जो रेसिड्यूज होते हैं इनके उन्हें उस ब्रांच के अलोंग। और ये जो ट्रांसफरेज शिफ्ट होता है ये ब्लॉक करता है 3 ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज को, ठीक है, फ्रॉम वन आउटर ब्रांच टू द अदर, एक आउटर ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। और ये जो ग्लूकोज रेसिड्यूज होते हैं फिर ये रिमूव करते हैं अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिडेज को। फिर ये क्या करता है, एक लीनियर चेन बनाता है जो कि अल्फा-1,4 लिंकेज की होती है और ये सूटेबल होती है फर्दर आगे क्लीवेज करने में फॉस्फोराइलेज का। तो ये जो पहला ट्रांसफरेज एक्टिविटी है जिसमें जो एंजाइम है वो रिमूव हो रहा है 3 टर्मिनल से और बाकी जो है वो जो ग्लूकोज के रिमेनिंग ग्लूकोज के रेसिड्यूज होते हैं। एंड जो उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र है दिस ट्राई सैकेराइड मायोटी इंटैक्ट टू द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ अनदर ब्रांच। तो फिर उसके बाद सेकंड जो रिमेनिंग ग्लूकोज के रेसिड्यूज हैं वो क्या करते हैं, वो अटैच्ड रहते हैं मेन चेन से और रिमूव किससे होते हैं, अल्फ़ा से, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक एक्टिविटी से। और ये क्या है, सेम डी ब्रांचिंग एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये जो 92% जो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज रेसिड्यूज है ये कन्वर्ट होते हैं G1P में और जो रिमेनिंग 8% है वो होते हैं जो कि ब्रांच पॉइंट से फिर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। अब ये जो इफ़ेक्ट होता है ग्लाइकोजन का, ग्लूकागन का और एपिनेफ्रीन का या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस का, तो जो ग्लूकागन और एपिनेफ्रीन है ये मार्केबली स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लिवर। तो इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं मसल्स में और लिवर में। अब जो लिवर है is more responsible to glycogen whereas muscles is more to epinephrine। तो ये जो लिवर होता है ये रिस्पॉन्सिव होता है, यानी ये रिस्पॉन्स करता है ग्लूकागन को, और वहीं पे जो मसल्स होती हैं ये एपिनेफ्रीन को ज़्यादा क्या करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं।
तो जो ग्लूकागन फॉस्फोराइलेज है वो एक की एंजाइम होता है ग्लाइकोनियोलाइसिस की एक्टिविटी में, और ये किससे रेगुलेटेड होता है, ये रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन से रेगुलेटेड है। और इसमें जो रिस्पॉन्सिव हॉर्मोन्स हैं वो है एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन। तो जो ग्लूकागन है वो एक पॉली पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि अल्फा सेल सिक्रीट करती हैं पेनक्रियाज की। जो ग्लूकागन है ये इंसुलिन के एक्शन को अपोज करता है, और जो ग्लूकागन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस से। तो जो ग्लूकागन है वो 29 अमीनो एसिड की अरेंजमेंट से बना हुआ है। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। जैसे इंसुलिन जो है वो क्या है, उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड जो सीक्वेंस है ग्लूकागन में वो सेम होते हैं मैमल्स में, हर एक मैमल में। लेकिन जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की जो चेन्स होती हैं वो ह्यूमंस में जैसे अलग हैं तो वो पिग में अलग हैं, इस तरीके से अलग अलग होती हैं। बट ग्लूकागन का ऐसा नहीं, ग्लूकागन हर एक मैमल में सेम होता है। और जो ग्लूकागन है ये सिंथेसाइज होता है बहुत ज़्यादा लार्ज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स में, दैट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकागन थ्रू अ सीरीज ऑफ सेलेक्टिव प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। तो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से जो है ये लाइटिक क्लीवेज से ही क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, देन वी हैव एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन क्या होता है, एड्रेनलिन होता है, और ये सिंथेसाइज होता है अम्यूनो एसिड से। और अम्यूनो एसिड क्या है, टायरोसिन, जो कि सिक्रीट होता है एड्रीनल मेड्यूला से। उसके बाद इट इज़ सिक्रीटेड ऑन स्टिमुलेशन बाय अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके एक्शन से ये स्टिमुलेट होता है एपिनेफ्रिन, और ये इमरजेंसी और स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज़ होता है, जैसे कि इंजरी, पेन, फियर, ये सब। ठीक है, तो ये जो होता है एपिनेफ्रिन, इसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एंड इट इंक्रीजेज शुगर लेवल इन ब्लड, और ये शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है ब्लड में ग्लूकोजीनोलाइसिस करवा के लिवर और स्केलेटल मसल्स में। अब ये जो मसल्स में है, इन मसल्स एपिनेफ्रिन कॉज एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। तो प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिव होता है मसल्स में, और ये जो पीके है ये प्रमोट करते हैं ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन को इनडायरेक्टली फॉस्फोराइलेट करके उसको, और ये क्या करता है, ये काइनेज में एक्ट करता है। तो बेसिकली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है। ठीक है, दैट इन टर्न फॉस्फोराइलेट्स एंड एक्टिवेट्स ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो अब ये जो एंजाइम होते हैं ये डिग्रेड करते हैं ग्लाइकोजन को, और इसकी जो डायमेरिक स्केलेटल मसल्स होती हैं ग्लाइकोजन की, वो फॉस्फोराइलेज की वो एग्जिस्ट करती हैं दो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स में। पहली होती है एक्टिव फॉस्फोराइलेज ए और दूसरी होती है फॉस्फोराइलेज बी। तो ये जो फॉस्फोराइलेज बी है ये कन्वर्ट होती है फॉस्फोराइलेज में, और ये जो फॉस्फोराइलेट है ये क्या करता है, सिंगल जो सीरीन रेसिड्यू है हर एक सब यूनिट का, जो एंटायर प्रोसेस होती है वो रिवर्स्ड होती है एपिनेफ्रिन में, और वो रिमूव होती है। जो लेवल होता है कैम्प का वो ड्रॉप होता है और इनएक्टिव करता है पीकेए को। तो अब इसको हमें एक डायग्राम दिया है, इसमें जो एपिनेफ्रिन है उसकी स्टिमुलेटेड हमें इंक्रीज दिखाई है कैंप में, और जो उसकी सबसीक्वेंट एक्टिवेशन है पीके का वो क्या करता है, वो इन्हेंस करता है ग्लाइकोजन का टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्जन, और ये स्टिमुलेट होता है ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन से। अब ये जो पीके फॉस्फोराइलेट है ये क्या करता है, ये एक्टिवेशन इंटरमीडिएट काइनेज। ठीक है, उसके बाद जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है वो साथ में फॉस्फोराइलेट्स और एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में चेंज होता है, और ये जो एंजाइम होता है ये डिग्रेड करता है ग्लाइकोजन को। अब ये जो एंटायर प्रोसेस है ये रिवर्स्ड है, और ये जो एपिनेफ्रिन है वो रिमूव होता है किसके लेवल से, कैंप के ड्रॉप से और इनएक्टिव पीके से। तो हमारे पास एक ये है एटीपी जो है एडिनाइलेट साइक्लेज है, और ये हार्मोन जब होता है तो ये कैम्प बनाता है
प्रोटीन काइनेज ए एक इनएक्टिव फॉर्म है और कैम्प के प्रेजेंट में वो प्रोटीन काइनेज ए में एक्टिव फॉर्म में चेंज हो रही है। और ये जो है ये फॉस्फोराइलेज काइनेज जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है एक एटीपी के मॉलिक्यूल को यूज़ करके। जो फॉस्फोराइलेज बी है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है और ये फॉस्फोराइलेज ए में चेंज होता है फिर से एटीपी यूज़ करके, और फिर ग्लाइकोजन से लास्ट में ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट बनता है। देन हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन वाई द फॉस्फोराइलेटिक क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोजन इज़ मोर एनर्जेटिक। क्या है ये? मतलब कि ज़्यादा एनर्जेटिकली एडवांस प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। तो जो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज है ग्लाइकोजन का, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है जो कि एंटर हो सकता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। किसके कन्वर्जन से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कन्वर्जन से। तो ये जो रिएक्शन है ये इसमें कोई किसी भी तरीके की एटीपी इसको नहीं चाहिए होती है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो ये हाइड्रोलिसिस है ग्लाइकोजन का वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है और विच वुड हैव टू बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में उसको कन्वर्ट करना है हेक्सोकाइनेज की हेल्प से, और यहाँ पे क्या है एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो होती है ये क्या करती है, ये जो हार्वेस्टिंग होती है फ्री एनर्जी की जो स्टोर करता है ग्लूकोजन को फॉस्फोराइटिक क्लीवेज से, वो उसकी जगह पे वो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से करता है और ये ज़्यादा इफ़िशियंट होता है। और फिर ये क्या करता है, ये डिक्रीज़ कर देता है एटीपी के इन्वेस्टमेंट को। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ रोल ऑफ इंसुलिन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इंसुलिन का क्या रोल होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में? जो इंसुलिन है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि बीटा सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उनसे प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है, ये फेवर करता है सिंथेसिस को ग्लाइकोजन की, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल की और प्रोटीन की। ये जो इंसुलिन होता है ये 51 अमीनो एसिड की अरेंजमेंट होता है जिसमें से 2 होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि ए और बी में क्या है डिज़ाइंड है। और ये किससे लिंक्ड है, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से। जैसे ये प्रो इंसुलिन है ये सिंगल सीक्वेंस है और ये फिर इस तरीके से प्रो इंसुलिन किससे सल्फर बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में डिक्रीज़ करता है और इसीलिए क्या करता है ग्लूकोज का कन्वर्जन जो है वो फैट, प्रोटीन, राइबोस 5 प्रोटीन और ग्लाइकोजन में करवाता है। अब ये जो लीवर है इसमें इंसुलिन डिक्रीज़ होता है इसका प्रोडक्शन, तो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है वो रुक जाता है और फिर क्या होता है ब्रेकडाउन शुरू होता है ग्लाइकोजन का। तो मसल्स में और लिवर में जो इंसुलिन है जो वो इंक्रीज़ होता है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को ग्लूकोज। उसके बाद एपिनेफ्रिन और ग्लाइकोजन है वो उनके अपोजिट इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसुलिन में और ये किसकी तरीके से एक्ट करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ब्लड में। तो इसीलिए किसके स्टिमुलेट करता है, कन्वर्जन को स्टिमुलेट करता है फैट के और ग्लाइकोजन के और पायरुवेट के ग्लूकोज में। तो ये जो कंपैरिजन है हमको दिया हुआ है इंसुलिन और ग्लाइकोजन का, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या करती है, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है और ग्लूकागन को इनहिबिट करती है। ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या करता है, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन को इनहिबिट करता है और ग्लूकागन को इंक्रीज़ करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करता है, इंसुलिन के इफेक्ट को इनहिबिट करता है और ग्लूकागन के स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के इफेक्ट को और इनहिबिट करता है ग्लूकागन के इफेक्ट को। तो देन वी हैव ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ेस। तो अभी जो डिजीज़ेस हैं जो ग्लाइकोजन के स्टोरेज की डिजीज़ेस हैं वो क्या है, जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, स्टोरेज डिजीज़ेस आर कॉज्ड बाय अ जेनेटिक डिफिशिएंसी ऑफ वन और अदर ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं जो कि कैरेक्टराइज होती हैं एज अ रिज़ल्ट इनके इनहेरिटेड डिफिशिएंसी के इनके एंजाइम के। तो ये हमें नीचे दी हुई है, तो हमें कुछ एंजाइम की डिफिशिएंसी दी है और उनका नाम दिया हुआ है हमें।
सो एंड्रस डिजीज़ जो है वो इस एंजाइम की कमी से होती है। मैकएड्रल डिजीज़ मसल में ग्लूकागन फॉस्फोरेल्स की डिफिशिएंसी होती है। टॉरोल्स डिजीज़ मसल्स में इरिथ्रोसाइट्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की डिफिशिएंसी होती है। हेयर्स डिजीज़ लिवर फॉस्फोराइलेस नहीं होता। पॉम्स डिजीज़ में क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है वो उसकी होती है। और वॉन्स गैरिक डिजीज़ जो होता है, लिवर में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फोरेट होता है वो उसकी एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है। देन वी हैव गिवन कुछ क्वेश्चंस which you can see. You can take the screenshots and solve them. Then we have the next chapter, which is 5th, which we will discuss in our next video. Till then, keep revising. Thank you.